वैज्ञानिक क्यों है ना, ये इतना साइंटिफिक क्यों है? इसलिए है क्योंकि इस विधि का मनोविज्ञान में एक तो विशिष्ट स्थान इसलिए है कि प्रयोग के माध्यम से जो प्राप्त होता है निष्कर्ष, वो हर विधि के अपेक्षा बहुत ही विश्वसनीय होता है, यानी रिलायबल होता है ना। आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि प्रयोगों के माध्यम से प्राप्त ज्ञान अन्य दूसरी विधियों द्वारा प्राप्त ज्ञान की तुलना में अधिक सही और विश्वसनीय होते हैं, है ना। अब सवाल उठता है कि भाई अन्य विधियों के तुलना में प्रयोगात्मक विधि के द्वारा जो निष्कर्ष प्राप्त होता है वो विश्वसनीय क्यों होता है? सवाल उठा होगा मन में, है ना, कि आखिर अन्य विधियों के तुलना में इसके द्वारा प्राप्त निष्कर्ष कैसे विश्वसनीय हो सकता है ना। तो इसका उत्तर यही है कि इस विधि के माध्यम से जो हम अध्ययन करते हैं वो एक नियंत्रित अवस्था में किया जाता है ना। आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे कि इस विधि के माध्यम से प्राप्त सूचनाओं के आधार पर नए नियमों एवं सिद्धांतों की स्थापना की जाती है। इसका मतलब ये हुआ कि इस विधि के द्वारा हम, चूंकि इस विधि से प्राप्त निष्कर्ष विश्वसनीय होता है यानी रिलायबल होता है, इसीलिए इसके द्वारा जो भी सूचना प्राप्त होता है, जो भी निष्कर्ष निकलता है, उसके आधार पे हम एक नए नियम या सिद्धांत बना लेते हैं, क्योंकि इसकी निष्कर्ष बहुत सही रहता है। अब है कि प्रयोगात्मक विधि के माध्यम से मनोवैज्ञानिक समस्याओं का वैज्ञानिक अध्ययन क्रमबद्ध, नियंत्रित एवं योजनाबद्ध तरीके से किया जाता है। अब इसके द्वारा जो प्राप्त निष्कर्ष है ना, जो सूचना है वो अधिक रिलायबल या विश्वसनीय क्यों है? ये अधिक रिलायबल और विश्वसनीय इसलिए है क्योंकि इस विधि के माध्यम से जो हम लोग अध्ययन करते हैं वो बहुत ही सिस्टमैटिक वे में होता है और एक नियंत्रित अवस्था में होता है। अब आपको आपके दिमाग में आ रहा होगा कि नियंत्रित अवस्था क्या होगा, ठीक है ना। आप लोग को लग रहा होगा ना कि नियंत्रित अवस्था क्या है? नियंत्रित अवस्था उस अवस्था को कहते हैं बेटा जहाँ की बाहरी कोई वेरिएबल्स ना हो, जहाँ पे कोई बाहरी वेरिएबल्स ना हो। अब देखो एक एग्जांपल्स के द्वारा हम बताते हैं कि जब हम ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू किसी चीज का अध्ययन करेंगे तो उस पे क्या होगा। मान लो कि ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू हम अध्ययन कर रहे हैं, वो कहाँ कर रहे हैं, हम अगर भीड़ का अध्ययन कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे, जाएंगे स्टेशन पे या बस स्टैंड पे, तो हम लोग या रोड पे, तो हम लोग भीड़ एकत्रित करेंगे और उस भीड़ को के बिहेवियर को रीड करेंगे। तो वहां क्या होगा, भीड़ पे वहां बाहरी वातावरण में बहुत सारे चीज और भी वेरिएबल्स वहां पे अटैक करेंगे, यानी वहां पे दूसरे लोगों का भी गाड़ी का आवाज और भी बहुत जो वेरिएबल्स है जिनका हमको रीड नहीं करना है, हमको सिर्फ रीड करना है भीड़ में लोगों का व्यवहार कैसा होता है। तो जब हम इसका अध्ययन करते हैं तो वहां पे कुछ बाहरी वेरिएबल्स होता है, बाहरी वेरिएबल्स यानी बाहर का आवाज, बाहर की रोशनी, ये सारे भी हमारे अध्ययन पे को प्रभावित करता है। अब देखो एक एग्जांपल, दूसरी एग्जांपल्स लेके बता रहे हैं आपको, ठीक है, इससे और क्लियर हो जाएगा कि मान लो कि हम लोग किसी व्यक्ति का, है ना, किसी मान लो दो बच्चे को लिए, दो स्टूडेंट्स को हमने लिया और बोला कि भाई हम लोग को दोनों स्टूडेंट्स को देखना है कि उसकी लर्निंग कैसे अच्छा होगा, शांत अवस्था में होगा या नियंत्रित अवस्था में होगा, मतलब जहां पे पेन ड्रॉप साइलेंट होगा, जहां एक भी आवाज नहीं आती हो। तो ये हमको चेक करना है। तो हम लोग अगर ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू अगर हम चाहेंगे कि उसका चेक करें कि उसका लर्निंग जो है वो किस तरह से बढ़िया होगा, तो हम ऑब्जेक्टिव ऑब्जर्वेशन मेथड के थ्रू नहीं कर सकते हैं, हमको एक नियंत्रित अवस्था चाहिए। नियंत्रण मतलब जहां पे
एक भी आवाज नहीं आती हो, एक भी, जैसा हम जिस वेरिएबल मतलब चर, जिस चर का, जिस वेरिएबल्स का हमको रीड करना है, बस वही वेरिएबल्स को हम स्वतंत्र छोड़ेंगे, इंडिपेंडेंट छोड़ेंगे, बाकी सारे वेरिएबल्स को हम कंट्रोल करके रखेंगे। तो ये कहाँ संभव है? ये लेबोरेटरी में संभव है। ये हम खुली, अगर हम अभी आप देखोगे कि घर में जब आप पढ़ते हो तो क्या होता है, बगल में अगर शादी हो रही है तो शादी गाने की आवाज आएगी, घर में, आपके घर में खुद ही अभी महसूस कर रहे होगे कि घर का किचन का काम का आवाज आता है, मम्मी पापा बात करते उनकी आवाज आती है। तो वहां पे घर में जो अवस्था होता है वो नियंत्रित नहीं होता है ना। तो जब आप पढ़ाई करोगे तो उन सबको हम वेरिएबल्स बोलते हैं, है ना। अभी खटखुट की आवाज आ रही है ना किसी के घर से, पता नहीं समन या आरफा किसी के घर से आ रही है ना। तो ये सारी आवाजों को हम लोग वेरिएबल्स बोलते हैं। तो इन चीजों को हमको कंट्रोल करना है। जब हम सीखते हैं, जब हम पढ़ते हैं, तो हम लोग को शांत अवस्था की जरूरत होती है ना। तो इन वेरिएबल्स को कंट्रोल हम सिर्फ और सिर्फ लेबोरेटरी में कर सकते हैं, यानी प्रयोगशाला में कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए कह रहा है कि जो एक्सपेरिमेंट मेथड के थ्रू हम जो रीड स्टडी करते हैं, उसके द्वारा जो निष्कर्ष आता है या जो सूचना प्राप्त होता है वो बहुत ही रिलायबल होता है। एक तो हम लोग बहुत सिस्टमैटिक वे में करते हैं। अगर हम लोग को एक प्रयोग करके देखना है कि भाई कोई बच्चा जो है वो शांत आवाज में उसकी स्टडी या उसकी पढ़ाई अच्छी होगी या बहुत सारे आवाजों में, नॉइज में होगी, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे बेटा? इसके लिए हम लोग लेबोरेटरी में क्या करेंगे कि 4 बच्चों को बोलेंगे कि भाई आप लर्न करो, और थोड़ा गाना वाना बजा देंगे, और फिर उसके बाद क्या करेंगे, उन्हीं 4 बच्चों को दूसरी बार में हम लोग एकदम शांत आवाज, एक भी आवाज नहीं आ रही हो, वहां पे उसी अध्याय को लर्न करने देंगे। तो हम लोग देखेंगे कि जब आवाज नॉइस थी तो बच्चे ने अच्छे से याद नहीं किया, लेकिन जब हम शांत वातावरण में उनको पढ़ने के लिए दिए तो उन बच्चे ने बहुत अच्छे से अपने लेसन को याद किया। इससे क्या होता है कि ये एक सिद्धांत बन गया, एक नियम बन गया कि पढ़ने के लिए शांत माहौल की जरूरत है। ठीक है।